नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। रात के 8 बज चुके हैं और आज हम आपको उन सभी मुद्दों पर स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे जो आज दिन की खबरें चर्चा में रही हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी आज तेलंगाना दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस से बड़ा सवाल पूछ लिया। राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस के नेता अडानी अंबानी को चीख भरकर कोसते रहे, लेकिन मोदी ने शायद पहली बार है जब चुनावी मंच से अंबानी और अडानी का जिक्र किया है। उन्होंने फिर राहुल गांधी को शहजादा बुलाया और पूछ लिया कि आखिर क्या वजह है कि चुनाव की घोषणा के बाद से कांग्रेस अडानी और अंबानी का नाम लेना भूल गई है। देखिए कैसे मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार किया तो राहुल भी जवाब देने सामने आए। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के करीमनगर पहुंचे। वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोला। सवाल पूछा कि जब से राफेल का मुद्दा बंद हुआ तब से कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल में हर समय 5 उद्योगपतियों के बारे में बात करना शुरू कर दिए हैं। बाद में उन्होंने अंबानी अडानी कहना शुरू कर दिया, लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद उन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। मोदी ने राहुल गांधी से सवाल पूछा। कहा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि शहजादे ये बताएं कि अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, क्या समझौता हुआ है कि आपने रातों रात अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया, काले धन के कितने बोरे पैसे मारे हैं, क्या टेम्पो भरकर नोट कांग्रेस के लिए पहुँचे हैं, क्या सौदा हुआ है? अब रातों रात गाली देना बंद हो गया, जरूर दाल में काला है। 5 साल गाली देने के बाद अचानक से गाली देना बंद कर दिया है, मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर कर पाया है और इसका जवाब देश को देना ही होगा। कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। खुद राहुल गांधी भी मोदी के बयान सामने आए और अडानी अंबानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अक्सर बंद कमरे में इनका नाम लेते हैं, लेकिन पहली बार आप सार्वजनिक तौर पर इनका नाम ले रहे हैं। आप इनके पास ईडी सीबीआई को क्यों नहीं भेजते? राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। पीएम के बयान पर कांग्रेस ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त न रहा।
3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए हैं। इससे पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है। यही परिणाम के असली रुझान है। यही नहीं, रायबरेली में चुनाव प्रचार कर रही प्रियंका गांधी ने भी फिर मोदी सरकार पर उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाया। तो वहीं कांग्रेस नेता ने गिनती भी सामने रख दी और बताया कि 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार अडानी और 30 बार अंबानी का नाम ले चुके हैं। जो सरकार है वो आपकी सारी संपत्ति इकट्ठा करके किसी और को दे रही है, बड़े बड़े खरबपतियों को। उनके लिए एक दिन में गुजरात में एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय बन रहा है और उसी जगह थोड़ा आगे जाइए वहाँ एयरपोर्ट ही नहीं है, कोई पहुंचने का साधन ही नहीं है। तो ये क्या हो रहा है देश में, इसके प्रति आपको जागरूक होना है। आज प्रधानमंत्री जी 3 चरणों के बाद और बौखला गए और इतने बौखला गए कि पप्पा अपने ही संतानों के खिलाफ बोलने लगे। बोलते हैं राहुल जी गौतम अडानी जी का और मुकेश अंबानी जी का नाम नहीं लेते चुनाव प्रचार में। मैं आपको याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी, 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार गौतम अडानी जी का नाम ले चुके हैं और 30 बार मुकेश अंबानी का नाम ले चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, दरअसल बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी हमेशा उद्योगपतियों का इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी को अमीरी का हिमायती बताकर चुनावी सभाओं में घेरते हैं। वो कहते रहे हैं कि मोदी नहीं बल्कि उनके उद्योगपति दोस्त सरकार चलाते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने खुद पहली बार चुनावी सभा में इन उद्योगपतियों का नाम लिया तो चुनावी माहौल और गर्म हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। एस्ट्राजेनेका एक ऐसी कंपनी जो अपने फैसले और कबूलनामे को लेकर चर्चा में बनी रहती है। एस्ट्राजेनेका ने कोविड के दौरान वैक्सीन का निर्माण किया था, जिसके टीके दुनिया भर में लगाए गए। आज एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर खरीद बिक्री की बातें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इस कंपनी ने कोविड के टीकों की वापसी का पूरा मन बना लिया है, यानी कि कंपनी अब अपने टीके बाजार में नहीं लगाना चाहती है। पूरे मामले पर दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका एक बार फिर से हेडलाइन बनी हुई है। कारण है दुनिया भर में अपनी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाने का फैसला करना। एस्ट्राजेनेका ने मंगलवार को यह कहा था कि बाजार में जरूरत से ज्यादा मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है, इसलिए कंपनी ने बाजार से सभी टीके वापस लेने का फैसला किया है। इसका प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पहले ही बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने वैक्सीन वापस लेने के लिए 5 मार्च को आवेदन दिया था, जो 7 मार्च से प्रभावी हो गई। कंपनी ने कहा कि जब से कई प्रकार की कोविड-19 वैक्सीन मार्केट में आई है, तब से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की डिमांड में गिरावट आई है, जिसके कारण कंपनी को ऐसा फैसला लेना पड़ा। कंपनी के इस फैसले ने लोगों के मन में कई सवाल उत्पन्न कर दिए हैं। कैलेंडर में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख 30 अप्रैल 2024, जब दुनिया भर में एस्ट्राजेनेका के एक कबूलनामे की चर्चा जोरों शोरों से हो रही थी। कबूलनामा था कोविड वैक्सीन में टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट्स होने की। टीटीएस यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। क्या है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम? के गंभीर परिणाम आपको बताते हैं। थ्रोम्बोसिस के कारण शरीर की नसों में खून जम सकता है। नसों में खून जमना मतलब ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट की वजह से नसों में रक्त संचार ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। अगर ये ब्लड क्लॉट हार्ट में होता है तो हार्ट ब्लॉकेज पंप करने में परेशानी होती है। इस वजह से हार्ट की नसों पर प्रेशर पड़ता है। इससे हार्ट फेल या फिर हार्ट अटैक का खतरा रहता है। अगर थ्रोम्बोसिस ब्रेन में होता है तो इससे ब्रेन में ब्लड क्लॉट बन जाता है। इससे ब्रेन हेमरेज और ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क रहता है। कुछ मामलों में शरीर में प्लेटलेट्स की कमी का कारण भी हो सकती है। कई तरह के ब्लड डिसऑर्डर्स होने का रिस्क भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम में रहता है। जब एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में टीटीएस जैसी गंभीर साइड इफेक्ट की बात कबूल की थी, तब कंपनी ने कहा था कि इससे टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो बेहद दुर्लभ है। कंपनी ने कहा था कि कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने की स्थिति में भी टीटीएस हो सकता है। इससे ये कहना सही नहीं है कि वैक्सीन लगवाने के बाद ही लोग टीटीएस से जूझ रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ने इंडिपेंडेंट स्टडीज में इस वैक्सीन को बेहद कारगर बताया था। एस्ट्राजेनेका के अनुसार क्लिनिकल ट्रायल और दुनिया भर में इन टीकों को स्वीकार किया गया है। इससे पता चलता है कि लोगों को इस वैक्सीन से फायदा हुआ। कंपनी ने दावा किया कि कोविड-19 महामारी के दौरान
इस वैक्सीन की मदद से दुनिया भर में 60 लाख लोगों की जिंदगियां बचाई गई है। आपको बता दें, भारत में एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन का प्रोडक्शन आधार पूनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था। कंपनी ने इस वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से बाजार में लॉन्च किया था। एक रिपोर्ट की आंकड़ों की माने तो जहां दुनिया में एस्ट्राजेनेका के 2 अरब 50 करोड़ से ज्यादा डोजेज लगाए गए हैं, वहीं भारत में 1 अरब 70 करोड़ डोज कोविशील्ड के लगाए गए हैं। यानी कि कोविशील्ड को ये पता चल गया है कि उनकी वैक्सीन से लोगों का नुकसान हुआ और बड़ा नुकसान हुआ। अब सवाल ये आता है कि जब मार्च 2021 में यूरोप के बड़े बड़े देशों ने कोविशील्ड का इस्तेमाल बंद कर दिया, बैन कर दिया, जिसके अंदर फ्रांस है, स्पेन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, बहुत सारे देश हैं, तो भारत की सरकार ने कोविशील्ड को इतना ज्यादा देश में प्रमोट क्यों किया? ताजा मामलों पर जहां एस्ट्राजेनेका द्वारा जब वैक्सीन की खरीदी बिक्री पर रोक लगाकर वापस मंगाने की बात कही गई है, ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या कंपनी को भनक लग गई है कि कोर्ट में कबूलनामे के बाद अब एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन की डिमांड शून्य हो जाएगी, या फिर कोर्ट में कबूलनामे के बाद कंपनी पर जबरन ये फैसला लेने का दबाव बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। गांधी परिवार के बेहद करीबी और पूर्व कांग्रेसी नेता फिर से विवादित बयान देकर सुर्खियों में बने हुए हैं। सैम पित्रोदा की एक क्लिप वायरल हो रही है, जहां पित्रोदा भारतीयों के कद काठी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में भूचाल मच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हेमंता बिश्व शर्मा जैसे दिग्गजों ने सैम पित्रोदा के इस बयान को आड़े हाथों लेते हुए खूब खड़ी खोटी सुनाई। पित्रोदा के विवादित बयान पर देखिए ये खास रिपोर्ट। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people in south look like African. सैम पित्रोदा, एक ऐसा नाम जो बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैम पित्रोदा के पैतृत्व संपत्ति वाले बयान को चुनावी मंचों पर खूब उछाला। भारतीय संस्कृति का गुणगान करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मंसूबों की धज्जियां उड़ाई। Talk about redistributing wealth. We are talking about new policies. आपकी मेहनत की कमाई जो आपने अपने बच्चों के लिए बचत करके रखा है, उस पर टैक्स लगा करके आधी संपत्ति लूटना चाहते हैं। एक बार फिर से सैम पित्रोदा चर्चा में है, विवादों के घेरे में है। दिन भर विवादों के घेरे में रहने के बाद शाम कांग्रेस से इस्तीफा दिया। विवाद ऐसा है कि सोशल मीडिया पर लोग पित्रोदा को कुछ दिन इंटरव्यू न देने की सलाह दे रहे हैं। दरअसल सैम पित्रोदा के इंटरव्यू का एक क्लिप वायरल हो रहा है, जहां पित्रोदा ने भारतीयों के रंग, कद, काठी पर ऐसा बयान दिया जिससे कांग्रेस की थू-थू हो रही है। जरा सैम पित्रोदा का पूरा बयान सुनिए। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. सुना आपने पित्रोदा का ज्ञान, नाजायज, तर्कहीन और अमर्यादित। जहां भारत के लोगों को भारतीय नहीं समझा गया, पहचान बताई गई तो चाइनीज, अफ्रीकी, अरबी और गोरी चमड़ी को लेकर विदेश में बैठकर भारतीय संस्कृति के ऊपर ज्ञान देने वाले पित्रोदा को देखकर ऐसा लगता है कि मानो हिंदी पिक्चरों के शौकीन नहीं रहे हो। अगर रहते तो कम से कम शाहरुख और आयुष्मान खुराना की फिल्में देखकर ये सीख जरूर लेते कि भारतीयों की पहचान सिर्फ भारतीयों से नहीं है, ना कि चाइनीज, अफ्रीकन और अरबी की तरह दिखने से। जब पित्रोदा का ये बयान आया तो प्रधानमंत्री अलग ही तेवर में दिखे। शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय हो जी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। सुना आपने, प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए राहुल गांधी, कांग्रेस और कांग्रेस से सो कॉल्ड पूर्व फिलोसोफर पर जमकर हमला बोला।
शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया। पित्रोदा के इस बयान पर किरण रिजिजू और कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी जमकर निशाना साधा। जरा दोनों का बयान सुन लीजिए। We should not take the statement of Sam Pitroda lightly because he is the mentor advisor of Rahul Gandhi, and also he had been advisor friend of late Rajiv Gandhi ji. देखिए, सैम पित्रोदा जी का जो बयान है वो सैम पित्रोदा का बयान नहीं है, वो राहुल गांधी जी का बयान है। आपको बता दें, कांग्रेस मामले पर पित्रोदा को डिफेंड करते हुए दिखाई तो दे रही है, परंतु विदेश में बैठकर सैम के इस फिलोसॉफी पर उंगली भी उठा रही है। Let me tell you, in America, आपको बता दें, इससे पहले there is सैम a पित्रोदा inheritance विरासत tax. टैक्स पर अपनी राय देकर बुरी तरह फंसे थे, India, जहां you वो don't have भारत में that. किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी 55% संपत्ति को सरकारी खजाने में सौंपने की वकालत करते नजर आए थे। ताजा मामले पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह अपने तेवर दिखाए, देखकर साफ लगता है कि पैतृत्व संपत्ति मामले के तरह ही पित्रोदा का ये बयान भी बीजेपी की चुनावी सभाओं में बड़ा मुद्दा रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अगर आप आज हवाई सफर करने वाले हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस को अचानक अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी है। आखिर एयर इंडिया ने ऐसा क्या एक्शन क्यों लिया है, क्या वजह रही, इसका रिएक्शन क्या हुआ, जानेंगे सब कुछ इस खास रिपोर्ट में। एयर इंडिया एक्सप्रेस के सीनियर क्रू मेंबर्स एक साथ छुट्टी पर चले गए हैं। टाटा ग्रुप की एयरलाइन के 200 से ज्यादा सीनियर क्रू मेंबर्स छुट्टी पर गए हैं। क्रू मेंबर्स ने छुट्टी की वजह बीमारी बताई है। इसके चलते एयरलाइन को 80 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। जिन शहरों में फ्लाइट कैंसिल हुई है उनमें कोच्चि, कालीकट और बेंगलुरु शामिल है। फ्लाइट कैंसिल होने के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि हमारे कैबिन क्रू ने मंगलवार रात अचानक बीमारी होने की सूचना दी है, जिसके बाद कुछ उड़ानों में देरी हुई और कुछ रद्द कर दी गई हैं। मैं वैसे जिंदगी में कभी एयर इंडिया से नहीं जाता हूं। जब सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो तब हड़ताल हो गई थी 40 दिन के लिए, और हमने फिर ये प्राइवेट एयरलाइंस लाए थे। तो हम सोच रहे थे कि अब सबक कुछ मिलेगा, लेकिन कोई सबक इनको मिलता नहीं है। एयर इंडिया की फ्लाइट्स अचानक से कैंसिल होने की वजह से तमाम यात्रियों को दिक्कतों का बेहद ही ज्यादा सामना भी करना पड़ा। वहीं केरल के कई एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स ने विरोध प्रदर्शन भी कर ही दिया। कारण तो हमें कुछ नहीं बताया, वो बेटी ने मैसेज किया कि ऐसे ऐसे क्रू मेंबर स्ट्राइक पे है, बाकी हमको तो इन लोगों ने कुछ भी रीजन नहीं बताया। कुछ नहीं, हमें बाद में पता चला, और वो भी एयर इंडिया से ऐसे ही पता चला कि उनको भी मालूम नहीं था। अब आप कैसे अभी हॉल्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी कोई फ्लाइट नहीं है, हमें श्रीनगर जाना है। हम लोग पूना से आए थे, हमको जाना था कश्मीर, एक्चुअली श्रीनगर जाना था, और रात को 3 बजे हमको पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। वैसे फ्लाइट पहले ही कैंसिल हो चुकी थी जब हम लोग पूना से निकले थे, बट उन्होंने हमें कुछ इन्फॉर्म नहीं किया। लैंड होने के बाद उन्होंने बताया हमें कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। तो हमारी ट्रिप तो बर्बाद हो गई, आज का एक दिन पूरा वेस्ट गया है, कल का भी दिन वेस्ट जाएगा, ट्रिप तो बर्बाद हो गई हमारी। और बच्चों के वेकेशन शुरू हो गए, इसीलिए हमने कश्मीर की ट्रिप प्लान की थी, वो तो वेस्ट गई है। कैंसिल हुई फ्लाइट्स को लेकर खबरें तो ये भी हैं कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस मर्ज होने वाले हैं, जिसका कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं। दोनों एयरलाइंस के पायलट और कैबिन क्रू को लग रहा है कि उनकी जॉब खतरे में है। बहरहाल फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह कर्मचारियों की तबीयत खराब होना है या फिर एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का विलय, ये तो एयर इंडिया ही जाने। हालांकि एयरलाइन ने बताया है कि उड़ानें रद्द होने से प्रभावित पैसेंजर्स को या तो एयरलाइन से पूरा रिफंड मिलेगा या वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी उड़ान को रीशेड्यूल कर सकेंगे। इसके अलावा प्रवक्ता ने बुधवार को एयरलाइन से उड़ान भरने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने से पहले एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह भी दी है, ताकि वे फ्लाइट कंफर्म कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। एमपी की सियासत में 24 के चुनाव में भारी दल बदल देखने को मिला है। कांग्रेस के कई बड़े दिग्गजों ने हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन इन्हीं दिग्गज नेताओं में से 2 विधायकों ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी की संस्था कर रहे हैं, मैं बहुत स्वागत करता हूँ।
एमपी की सियासत में लोकसभा चुनाव के चलते भारी उठापटक देखने को मिली। इसी उठापटक में कांग्रेस का पलायन कुछ ऐसा हुआ मानो जैसे पतझड़ से गिरते पत्ते जो पेड़ की डाली में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। कांग्रेस पार्टी के एक से बढ़कर एक दिग्गजों ने हाथ का साथ छोड़ा और कमल की पंखुड़ियां जा बन बैठे। लेकिन कमल की इन पंखुड़ियों ने एमपी बीजेपी की टेंशन भी बढ़ा रखी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दो दिग्गज नेता जिनकी अपने अपने क्षेत्र में अच्छी खासी पैठ है, उन्होंने बीजेपी का दामन तो थाम लिया, लेकिन अभी भी दोनों कद्दावर नेताओं ने कुर्सी नहीं छोड़ी है। एक है मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और 6 बार के कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत, और दूसरी है बीना से कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे। दोनों ही सिटिंग एमएलए ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी अभी तक विधायकी नहीं छोड़ी है। रामनिवास रावत 6 बार के विधायक 30 अप्रैल को बीजेपी में आए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सदस्यता दिलाई, लेकिन अभी तक विधायकी से इस्तीफा नहीं दिया है। निर्मला सिप्रे बिना से कांग्रेस की विधायक हैं। 5 मई को बीजेपी के साथ जुड़ी हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सदस्यता दिलाई, लेकिन अभी तक इन्होंने भी विधायकी नहीं छोड़ी है। इस मामले में हमने दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस का हाल जानने का प्रयास किया। इसमें बीजेपी ने अपने तर्क दिए, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पार्टी पर तंज कसती नजर आई। देखिए, इसमें मुश्किलें बढ़ने जैसा कुछ नहीं है। स्वाभाविक तौर पर विधानसभा का सचिवालय इस दिशा में निर्णय लेगा और जो भी विधिसंगत होगा उसके अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। और 6 महीने का तो ऐसे भी समय रहता है इन तमाम प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए भी। तात्कालिक रूप से चुनाव की परिस्थितियां हैं, सभी लोग पार्टी के काम में लगे हुए हैं, अपने क्षेत्रों से जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनको विजयी बनाने के लिए हर संभव प्रयासरत हैं। तो स्वाभाविक तौर पर आने वाले वक्त में विधानसभा सचिवालय माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी इस पर जो भी लीगल पोजीशन होगी उसके अनुरूप निर्णय लेंगे। कांग्रेस पार्टी का जो मत है, जो उसका विधायकी है, उस पे भी रहना है और भारतीय जनता पार्टी में जाके सत्ता की चाशनी भी चाटना है। ऐसे लोगों को तत्काल अपनी विधानसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो अपने हिसाब से संविधान चलाना चाहती है, अपने हिसाब से विधायिका चलाना चाहती है, अपने हिसाब से विधानसभा चलाना चाहती है। उसको तो किसी चीज में कुछ विश्वास बचा ही नहीं है ना। एमपी बीजेपी में शामिल हुए दोनों ही नेताओं के इस्तीफे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अपने अपने तर्क हैं। लेकिन जब दल बदल किए हुए समय ज्यादा हो रहा हो तो ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही और टेंशन बढ़ना भी लाजमी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। 2024 के लिए मतदान 19 अप्रैल से शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने इसके लिए लगभग तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। खास तौर से वोटिंग के बाद ईवीएम को रखने के लिए स्ट्रांग रूम भी तैयार किए जा चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। स्ट्रांग रूम यानी कि वोटिंग के बाद मतगणना तक किसी एक जगह पर कैद उम्मीदवारों की किस्मत मतलब ईवीएम में मतदान, और इसी के साथ ईवीएम भी स्ट्रांग रूम में कैद हो गई। लेकिन ईवीएम की रखवाली कोई मामूली तरीके से नहीं की जाती है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं। सीसीटीवी, स्थानीय पुलिस, अर्धसैनिक बलों से लैस सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम रहते हैं कि कोई परिंदा भी पैर न मार सके। जब तक वोटों की काउंटिंग नहीं होती तब तक निर्वाचन अधिकारी के हाथ पांव फूले रहते हैं। थोड़ी भी गड़बड़ी अधिकारी पर भारी पड़ सकती है। स्ट्रांग रूम में इंतजाम ऐसे किए जाते हैं कि जगह ही तय नहीं होती। कहीं स्कूल, कहीं सरकारी कार्यालय, तो कहीं निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों का आवास। अधिकारियों को जो सुरक्षित लगता है इसे स्ट्रांग रूम बना देते हैं। बकायदा जिले के डीएम स्ट्रांग रूम का समय समय पर मुआयना करते रहते हैं। भारी सुरक्षा के बीच हमारे मतों को सुरक्षित रखा जाता है। रायपुर लोकसभा के प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है और ईवीएम को भी स्ट्रांग रूम के अंदर कैद कर दिया गया है। इस तस्वीर को देखिए आप कि यहीं पे रायपुर के तमाम 9 विधानसभाओं की ईवीएम लाए गए हैं। उन्हें स्ट्रांग रूम के अंदर पैक किया गया है, रखा गया है और उसे बाहर से सील कर दिया गया है। 3 लेयर पर 4 जून तक के यहाँ पे सुरक्षा रहने वाली है। 3 लेयर पर यहाँ पे तमाम ईवीएम की सुरक्षा की जाएगी। और एक तस्वीर और देखिए आप कि ये तमाम पूरे क्षेत्र का सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखी जाएगी। इसमें तमाम जो
ईवीएम जहां पर रखे गए हैं स्ट्रांग रूम के बाहर, वहां पर स्ट्रांग रूम के अंदर वहां पर की तस्वीर देखिए आपकी। ये अभनपुर का स्ट्रांग रूम का ये बाहर का सीसीटीवी कैमरा है, ये आरंग के सीसीटीवी कैमरा है, रायपुर ग्रामीण का है, इसके अलावा रायपुर ग्रामीण का दूसरा भाग है, ये आरंग का है, दक्षिण का है। तो कुल मिलाकर तमाम स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी से लैस किया गया है ताकि सीसीटीवी के माध्यम से उस पर नज़र रखी जाए। इसके अलावा पूरे क्षेत्र की निगरानी रखने के लिए यहाँ पर आउटर जो सेज बहार इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके आउटर का ये पूरा इलाका है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि विभिन्न कैमरों के माध्यम से नज़र रखी जाएगी। इसके अलावा बड़ी संख्या में जवान भी तैनात रहेंगे और 4 जून को सुबह 7 बजे ईवीएम खुलेगा और इसके बाद ये पता लगेगा कि अगला रायपुर का सांसद कौन होगा। तब तक सुरक्षा के घेरे पे ईवीएम रखे गए हैं। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। वहीं बिलासपुर में भी सुरक्षा की चाक चौबंद की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान ईवीएम की सुरक्षा में तैनात हैं। किस्मत की मतपेटियां हैं वो रखी जा चुकी हैं। आप सुरक्षा यहाँ की देख सकते हैं, कितने कितने कड़े सुरक्षा के बीच में मतदान की पेटियां रखी गई हैं। ये सारे जवान हैं पैरामिलिट्री के और बाकी भी जो दूसरे देशों से आए हुए, जो लगातार मतपेटियों की सुरक्षा को लेकर के लगे हुए हैं। और देर रात जब वो सब सारी जो मतपेटियां हैं, जो ईवीएम मशीनें हैं या बाकी जो भी चुनाव संबंधी चीज़ें हैं वो यहाँ आई हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं जब तक ये मतपेटियां सुरक्षित तरीके से 4 जून को जनता के सामने नहीं आ जाती रिजल्ट नतीजे, तब तक इसकी सुरक्षा इसी तरह से किया जाएगा। ये पहरा रहेगा। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज। बस्तर में ईवीएम की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किया गया। पॉलिटेक्निक कॉलेज को अस्थायी स्ट्रांग रूम में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर 3 लेयर की सुरक्षा का इंतजाम किया गया। बस्तर लोकसभा सीट के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग हुई और अब प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। 4 जून को अब यह साफ होगा कि किसके सर पर ताज सस्ता है। बस्तर जिले में जगदलपुर, चित्रकूट और बस्तर विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम मशीनों को रखा गया है। अगर मेरे बगल में आप देख पाएं तो ये यहाँ का पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसे अस्थायी रूप से स्ट्रांग रूम में तब्दील किया गया है और इसी बिल्डिंग के अंदर अब प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद है और इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ 3 लेयर की सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। सीआरपीएफ, डीआरजी और जिला पुलिस बल द्वारा यहाँ 24 घंटे सुरक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अगर आप देख पाए तो ये बैरिकेडिंग के पास आपको टेंट नजर आएंगे। यहाँ जिला पुलिस बल के जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं और जैसे आप इस गेट को पार करते हैं अंदर सीआरपीएफ के जवान तैनात होते हैं। इसके अलावा तीसरे लेयर में बिल्डिंग के अंदर, भवन के अंदर जो है जवान तैनात होते हैं क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी इलाका है। यहाँ 4 जून को काउंटिंग होनी है और तब तक ईवीएम मशीनें इस बिल्डिंग के अंदर रखी जाती है। यही वजह है कि चुनाव आयोग यहाँ सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहता और यही वजह है कि यहाँ 24 घंटे जवान तैनात रहते हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी इस पूरे क्षेत्र में ना हो पाए। अब आपको भिलाई की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां शंकराचार्य कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों के लिए मतदान पूरा हो चुका है। अब जो ईवीएम मशीन में जो वोटिंग की गई है उन वोटिंग मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। मैं दुर्ग लोकसभा सीट के भिलाई शंकराचार्य कॉलेज में मौजूद हूँ, जहां पर दुर्ग लोकसभा में जितने भी मतदान हुए हैं उन ईवीएम मशीनों को यहाँ पे रखा गया है। यहाँ स्ट्रांग रूम बनाया गया है। ईवीएम मशीन की सुरक्षा में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात है, स्थानीय बल के पुलिस भी यहाँ पे तैनात है और देखिए किस तरह से ईवीएम मशीन की सुरक्षा की जा रही है। ये मैं आपको सीसीटीवी फुटेज के जो स्क्रीन है उससे मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जितने भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इन सभी कमरों में ईवीएम मशीनें रखी गई है और उन सब कमरों के बाहर पे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात है जो कि 24 घंटे इनकी निगरानी में लगे हुए हैं। पूरे कमरों पर पूरे ये जिस स्ट्रांग रूम जहां बनाया गया है वहां पे चारों दिशाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि कोई भी एक्टिविटी हो तो यहाँ पे सुरक्षा बल में तैनात जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जो जवान है वो एक्टिविटी पर नजर रख सके। 4 जून को
इस स्ट्रांग रूम का ताला खुलेगा और इन ईवीएम मशीनों की गिनती शुरू होगी, जिसमें पता चल पाएगा कि दुर्ग लोकसभा सीट से बीजेपी के विजय बघेल विजयी हुए हैं या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र साहू। फिलहाल अभी पूरे ईवीएम मशीन को यहाँ पे निगरानी में रखा गया है, स्ट्रांग रूम बनाया गया है। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान 24 घंटे तैनात है। 4 जून को जब यहाँ पे ईवीएम की गिनती शुरू होगी तब पता चल पाएगा कि देश में किसकी सरकार बनी है। दुर्ग से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज। इसके अलावा तमाम पार्टियों ने भी अपने कार्यकर्ताओं को भी ड्यूटी पर लगा दिया है। बता दें कि सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स स्ट्रांग रूम के अंदर की सुरक्षा करती है, वहीं इस कमरे के बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सुरक्षा बलों की होती है। ये हथियारों से लैस कमांडो की तरह होते हैं। वहीं तीसरा घेरा स्थानीय पुलिस बलों का होता है। पुलिस वालों को बिल्डिंग के आसपास तैनात किया जाता है, यानी स्ट्रांग रूम की सुरक्षा इतनी चौकस होती है कि इसे भेद कर कमरे में घुसना लगभग नामुमकिन है। अब ये ईवीएम 4 जून को ही खुलेंगे और नए सांसदों का ऐलान होगा। दुर्ग से दिलीप शर्मा, बस्तर से संजय ठाकुर और बिलासपुर से आशीष दुबे के साथ रोहित मिश्रा, रायपुर, विस्तार न्यूज। अनिल टुटेजा छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपी फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। नई ईसीआईआर के तहत टुटेजा पर ईडी ने कड़ा शिकंजा डाल रखा है। अनिल टुटेजा की नई ईसीआईआर के तहत गिरफ्तारी और 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। अनिल टुटेजा छत्तीसगढ़ में ऐसा नाम जिसकी चर्चा मीडिया में कुछ दिनों से होती रही है और आने वाले समय में होती रहेगी। छत्तीसगढ़ के प्रशासन में अच्छी पैठ रखने वाले पूर्व नौकरशाह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, यानी कि ये तय है कि टुटेजा अगले 14 दिन जेल में ही रहेंगे। आपको बता दें, जब से शराब घोटाला केस में नई ईसीआईआर दर्ज हुई, ईडी की टीम एक्शन मोड में आ गई। शराब घोटाला मामले में 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की ईसीआईआर को रद्द कर दिया था, जिसके बाद अनिल टुटेजा और उसके बेटे यश समेत 6 आरोपियों को राहत मिली थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2 दिन बाद ही इस केस में ईओडब्ल्यू की एफआईआर को आधार बनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने नई ईसीआईआर दर्ज की थी। दरअसल पुराने ईसीआईआर में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं था, जो कि नए ईसीआईआर में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि साल भर पहले वाली ईसीआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जब इस नई रिपोर्ट में ईडी ने अनिल टुटेजा को ही पूरे घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड बताया है। ईडी के 1.5 दर्जन पन्नों में गिरफ्तारी के लिए आधार तैयार किया था। इन पन्नों में ईडी ने बताया है कि शराब घोटाला क्या था, इसमें अपराध कैसे हुआ, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की गई और आखिर में इसमें अनिल टुटेजा की क्या भूमिका थी। ये सब ईसीआईआर में आपको बता दे। नई ईसीआईआर के बाद ही ईडी ने फिर से कार्रवाई शुरू की। इसी की जांच के तहत रिटायर्ड आईएएस टुटेजा को हिरासत में ले लिया गया था। ईडी ने रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और उसके बेटे यश टुटेजा को हफ्ते भर पहले ही हिरासत में लिया था, जिसके बाद पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद अनिल टुटेजा के बेटे यश टुटेजा को छोड़ दिया गया। लेकिन अनिल टुटेजा की ईडी ने राहत नहीं दी। ईडी ने गिरफ्तारी के बाद अनिल टुटेजा को कोर्ट में पेश किया, जहां नियमित कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। 3 दिन बाद फिर से टुटेजा को ईडी ने अपनी रिमांड पर और लंबी पूछताछ की। 4 मई को टुटेजा को 2 दिन की रिमांड मिली, जिसके बाद सोमवार को पूर्व आईएएस को कोर्ट में पेश किया गया। अनिल टुटेजा पर जब से ईडी का शिकंजा पड़ा है, सियासत गर्मा गई है। तो आज वो पकड़ में आए हैं और लगातार उसकी पूछताछ हो रही है और सारे राज उसके में है। जैसे कि तोते के जान जो है अटके रहती है, वैसे ही भूपेश बघेल की जान भी आज सौम्या चौरसिया और अनिल टुटेजा पे अटकी है। और हो सकता है कि जांच में सबूत मिल जाए और कार्रवाई हो तो भूपेश बघेल भी निस्संदेह कुछ दिनों में जेल के भीतर होंगे। देखिए, सरकार बदलापुर की कार्रवाई कर रही है। शराब घोटाले में जो वास्तविक दोषी हैं, यदि वास्तव में कुछ ऐसा हुआ है तो डिस्टिलर सबसे पहले दोषी हैं। तो कितने डिस्टिलरों के खिलाफ कार्रवाई की, कितने डिस्टिलरों की इन्होंने गिरफ्तारियां की। प्रदेश में लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि शराब घोटाला मामले पर केस कैसे परवान चढ़ता है और कौन कौन रसूखदार ईडी के रडार में आते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ।
ऐसे में प्रदेश के तमाम दिग्गजों की तैनाती दूसरे प्रदेश में चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए लगा दी गई है। दिग्गजों की तैनाती पर यह खास रिपोर्ट देखिए। ओडिशा में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव का मौसम चल रहा है, इसलिए ओडिशा पर देश भर की नजरें टिकी हुई है। 20 साल ओडिशा में नवीन पटनायक की सरकार है। इसके अलावा ओडिशा से ज्यादातर लोकसभा सीटों पर बीजेडी के सांसद है, लेकिन इस बार लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। खासकर ओडिशा के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के नेताओं की ओडिशा में ड्यूटी लगी है। आखिर छत्तीसगढ़ के नेता ओडिशा की राजनीति में कितना प्रभाव रखते हैं, चलिए आज इसी को समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण की वोटिंग के बाद राज्य के सभी 11 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुके हैं। इसके बाद बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के अपने सभी दिग्गज नेताओं को ओडिशा भेज दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद ओडिशा में मोर्चा संभाल रहे हैं। दोनों ही पार्टी के नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोटपाड़ उमेरकोटे में चुनावी सभा को संबोधित किया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव भी 9 मई से नुआपाड़ा में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी आज से 11 मई तक कोरापुट, रायगढ़, गुनपुर, जयपुर, कोटपाड़ में बैठकें और स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भाजपा का कहना है कि उड़ीसा छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। उड़ीसा के पूर्ववर्ती इलाकों में छत्तीसगढ़ का प्रभाव है, इसीलिए भाजपा के नेताओं को उड़ीसा में चुनावी ड्यूटी में लगाया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक ढांचे पे चलने वाली पार्टी है और आज भारत ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, इसके बाद उड़ीसा में चुनाव होने हैं। तो जब छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है उड़ीसा के पूरे आधे क्षेत्र से लगा हुआ प्रदेश है और छत्तीसगढ़ के एक अलग प्रभाव भी है उड़ीसा के जो पूर्ववर्ती इलाके हैं वहाँ, तो इस को देखते हुए छत्तीसगढ़ के तमाम नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर मंत्रियों तक का और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से वरिष्ठ नेताओं का भी वहाँ पर प्रवास है। वहीं कांग्रेस के नेताओं का ओडिशा दौरे को लेकर संगठन महामंत्री मलकी सिंह गेंदू ने बताया कि ओडिशा से जहां से डिमांड आ रही है वहां हमारे प्रदेश के बड़े नेता कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाते जा रहे हैं। हाँ, हमारा ओडिशा का दौरा आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे दीपक बैज जी, कवासी लखमा जी, लखेश्वर बघेल जी, मोहन मरकाम की तमाम जो हमारे बड़े नेता हैं, इनका दौरा जो है उड़ीसा से आज चालू हो रहा है। क्योंकि कल जो है हमारा 7 लोकसभा का चुनाव कल ख़त्म हुआ और आज हमारे सारे नेता जो हैं वो उड़ीसा में जहाँ जहाँ डिमांड आ रही है, जहाँ जहाँ प्रत्याशियों का, जहाँ जहाँ हमारे पार्टी फोरम अपने पार्टी से जहाँ भी जिनकी बात आ रही है वो जाके वहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नेताओं का ओडिशा दौरा इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ और ओडिशा पड़ोसी राज्य है। छत्तीसगढ़ के 7 से ज्यादा जिले ओडिशा के बॉर्डर से लगे हुए हैं। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के नेता का दोनों राज्यों में आना जाना लगा रहता है। सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का गृह जिला जशपुर भी ओडिशा से लगा हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ओडिशा से पारिवारिक रिश्ता भी है, इसलिए माना जा रहा है कि नेताओं के प्रभाव वाले इलाकों में छत्तीसगढ़ के नेता की ड्यूटी लगाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।